स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से इंग्लिश क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा आप लोग बचपन में बहुत पढ़े होंगे। पढ़ाया जाता होगा कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये परिभाषा जो है गलत हो चुकी है, क्योंकि ऐसा अगर हम बात करें, जैसे अगर हम एक उदाहरण की बात करें कि वह गीता है, तो वह गीता है ये आपका प्रेजेंट टेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि गीता एक खुद लड़की का नाम है। तो वाक्य के अंत में आ रहा है, जैसे अगर हम बोले वह गीता है, तो ये आपका क्या प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि इसमें क्या बोलोगे? हे इज गीता। तो इसमें आप किस का प्रयोग करोगे? और इसके बाद लास्ट में आया हुआ ता है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये नहीं है इस प्रकार परिभाषा के अनुसार। लेकिन अब परिभाषा में क्या कहा जाता है? जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, यानी अगर कोई भी कार्य लिखोगे उस कार्य के अंत में ता है, ती है, ते है, अगर ये सब देखने को मिल रहे हैं लास्ट में, तो आप समझ जाइएगा कि हमारा सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, टेंस का मतलब काल होता है, यानी वर्तमान अनिश्चित काल। इसका मतलब ही वही समय होता है कि जिसमें टाइम जो होता है अनिश्चित होता है, जिसमें टाइम जो होगा निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसमें, जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि लास्ट में आपका खाना एक क्रिया होती है और इस क्रिया के लास्ट में ता है आया हुआ है। इससे आपको पता चल गया कि आपका टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर हम आगे इसके कुछ रूल की बात करें कि इसमें रूल नियम क्या क्या लगाया जाता है, इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इस सेंटेंस को, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए दो नियम, जैसे दो प्रकार से बनाया जा सकता है। सबसे पहले एक अफर्मेटिव के लिए अलग नियम लगता है और नेगेटिव के लिए अलग नियम लगता है। तो अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्यों के लिए जो होता है अलग नियम लगता है और नेगेटिव के लिए अलग लगता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में ये बताया जाता है कि जो हमारा सेंटेंस होगा इसमें कार्य को सकारा जाएगा, अर्थात इसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे अगर कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस ले लें, जैसे यहाँ पे लिखा ही गया है राम खाना खाता है, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव की बात करें तो अगर इसी को बोल दें राम खाना नहीं खाता है, तो आपका ये नेगेटिव हो जाएगा। और इसमें जो है अगर अफर्मेटिव में जो होता है ये रूल क्या क्या लगाया जाता है ये हम देख लेते हैं। पहला रूल इसमें ये कहता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए कोई भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा? केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ना होगा आपको। और इसके बाद जो है जैसे केवल सिंगुलर नंबर के साथ, किसके साथ? सिंगुलर नंबर के साथ, एक वचन के साथ ही इसको प्रयोग करना होगा। ये कौन? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। कहने का मतलब एक वचनकर्ता के साथ जो होता है, जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ क्या लगेगा? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ा जाएगा। अगर आपका प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर के साथ जो होता है यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसको हम नहीं लगाएंगे। और अगर हम इसी सेंटेंस को बात करें नेगेटिव में जो होता है, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो होता है डू या डच का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? डू या डच का। जैसे अगर सिंगुलर नंबर होगा तो डज नॉट लगाएंगे, अगर प्लूरल नंबर होगा तो डू नॉट लगाएंगे। अर्थात एक वचन के लिए डज नॉट लगाएंगे, बहुवचन के लिए डू नॉट लगाएंगे। अब ये बात आती है कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। एक वचन के अंतर्गत जो होता है सिंगुलर नंबर के साथ जो होता है, सिंगुलर नंबर के साथ जैसे आपका ही आता है, सी आएगा और इट आएगा, इसके साथ साथ कोई भी एक सिंगुलर नाउन होगा, यानी एक वचन का नाउन हो सकता है, यानी सिंगुलर नेम हो, अर्थात एक वचन का नाम हो। कोई भी आप सिंगुलर नेम बता सकते हैं, जैसे सोहन, मोहन, सीता, गीता, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, ये सब एक ही हो तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर नंबर ही बोलेंगे, यानी एक वचन। और अगर हम इसी को बहुवचन में बात करें, प्लूरल नंबर के लिए क्या लगाएंगे? प्लूरल नंबर के लिए आई आएगा, वी आएगा और इसके बाद दे आएगा, फिर आगे यू आएगा। ये आपके प्लूरल नंबर होते हैं। साथ ही साथ कोई भी प्लूरल नाउन आ सकता है,
प्लूरल नाउन आ सकता है, इसको भी आप लोग याद रखना। अब इसके आगे हम कुछ उदाहरण कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव के। राम खाना खाता है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? राम। अब राम के बाद जो है हमको एक हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। हेल्पिंग वर्ब हम केवल नेगेटिव में लगा सकते हैं, अफर्मेटिव में नहीं लगा सकते, इसको पहले ही बताया जा चुका है। अब जैसे जो होता है यहाँ पे हम एक नियम और भी लिखवाए थे। हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं लगा सकते हैं तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाया जा सकता है, वो भी सिंगुलर नंबर के लिए। प्लूरल नंबर के लिए कुछ नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राम, राम के बाद ईट हो जाएगा। अब ईट के बाद जो है यहाँ पर यस या यस जरूर लगाना होगा। मान लीजिए हम ईट्स कर दिए, अब ईट्स के बाद फूल हो जाएगा। लास्ट में हमको इस चिन्ह का प्रयोग जरूर कर देना है, फुल स्टॉप। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इसमें राम खाना नहीं खाता, राम खाना नहीं खाता, इसके लिए क्या हो जाएगा? जैसे ये हो गया राम, और इसके बाद जो है इसमें डज नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर डज नॉट के लिए लगाया जाता है, प्लूरल नंबर के लिए डू नॉट लगाते हैं। अब यहाँ पे यस या यस का प्रयोग नहीं होगा, ईट के बाद फूड हो जाएगा। ये हो गया। अगर हम इसी सेंटेंस को जो है मान लीजिए यहाँ पर राम के स्थान पर कोई एक प्लूरल नाउन को रख दें, तो हमको यस या यस प्रयोग नहीं करना होगा। एक चीज यहाँ पर एक डाउट बन रहा होगा कि हम यस का प्रयोग कब करते हैं मुख्य क्रिया के अंत में, और यस का प्रयोग कब करते हैं। जैसे आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर कोई भी मुख्य क्रिया का लास्ट वर्ड, कोई भी मुख्य क्रिया का यानी मेन वर्ब का लास्ट वर्ड जो है, जैसे मान लीजिए ए आ रहा है, ई आ रहा है, आई आ रहा है, ओ आ रहा है, यू आ रहा है, तो आपको लगा देना होगा यस। अगर मान लीजिए कोई भी कॉन्सोनेंट आ गया, अगर वावेल आया, तो ये आपके 5 वावेल्स होते हैं, तो अगर ये आया तो यस लगाएंगे। अगर कोई भी कॉन्सोनेंट जैसे बी, सी, डी, इसी प्रकार से आपके जेड तक जो भी कॉन्सोनेंट आएंगे, तो उसके लिए हम क्रिया के अंत में यस लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अब टी आया हुआ है, टी आपका क्या है? वावेल है या कॉन्सोनेंट है? तो ये आया हुआ है वावेल या कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के लिए क्या लगाएंगे? यस लगाएंगे। वावेल आता है तो हम ईएस लगाते हैं। अब इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर एक बहुवचन का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे वे घर जाते हैं, वे घर जाते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? पहले लिखेंगे दे। अब दे के बाद क्या प्रयोग करेंगे? कोई सहायक क्रिया नहीं, सहायक क्रिया नहीं प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस साधारण नहीं, ये आपका साधारण है, इसीलिए साधारण सेंटेंस के लिए कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगाई जाती है। अगर नकारात्मक होता तो सहायक क्रिया लगती। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? गो। अब गो में क्या यस यस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लूरल आया हुआ है, और हम रूल पहले से ही बता चुके हैं कि प्लूरल नंबर के साथ मुख्य क्रिया के अंत में कुछ भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? दे गो टू होम, यहाँ पर होम हो जाएगा। अब इसके बाद जो है इसी प्रकार से आप बहुत से एग्जाम्पल का प्रयोग करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।